फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पुनीत राय की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी, जिसके अंतर्गत जो है कि हम रासो ग्रंथ को पढ़ लिए थे, जिसमें हमने खुमार रासो, दलपति विजय, विसल देव रासो, नरपति नाल और हमीर रासो सारंगधर और परमाल रासो जगनिक की है। ये कई बार पूछी जाती है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, जय जय मैंग जस चंद्रिका भटकेदार और जय मैंग जस चंद्रिका मधुकर कवि। यहाँ तक हम कर लिए थे। दोस्तों, आइए चलते हैं आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो यहीं से शुरू होगा। दोस्तों, एक रचना और बाकी थी, रड़मल छंद श्रीधर। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं जो है कि प्लेलिस्ट में हमने सारे वीडियो लगा दिए हैं, क्रम से देखें। चलिए चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, जो पुस्तकें हैं इनके बारे में कौन से जो है लेखक क्या कहे हैं कवि आचार्य, तो अब उन्हीं को जानने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी। बार बार प्रश्न बनने वाला प्रश्न, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये है रसायन शब्द। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी? तो उपरूपक रासक से, नाट्य उपरूपक रासक से। ध्यान दीजिए, खुमार रासों की भाषा है, तो जो अभी आपने पुस्तक ऊपर पढ़ा था नेक्स्ट वीडियो में, इससे अब वही पूछा जा रहा है कि खुमार रासों की भाषा है तो इसकी भाषा राजस्थानी है। बिसल देव रासो है तो एक विरह काव्य है। आप देखेंगे ना, तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है आदिकाल के प्रमुख जो है कि प्रवृत्तियाँ क्या थी, तो इसमें आपको बहुत कम देखने को मिलेगा था। विरह भी था, क्योंकि वहाँ पे आदिकाल में बहुत सारी रचनाएं जो लिखी जा रही थी उस समय, वो वीर गाथापूर्ण थी, राजाओं के बखान हो रहे थे। लेकिन आप देख लीजिए, वहीं पे एक रचना है बिसल देव रासो, जो विरह काव्य है। ध्यान दीजिएगा, यही सब क्वेश्चन आपसे परीक्षा में बनेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद बिसल देव रासो का प्रमुख रस कैसा है? तो आप देख रहे हैं श्रृंगार है। जहाँ हर लेखक वीर रस की बात कर रहा है, वहाँ पे एक लेखक या जो है कि कवि हैं, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं। आदिकाल की ये सब रचनाएं हैं। आचार्य शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिसल देव रासो का रचना काल माना है। दोनों लोग तो क्या माने? 1212। आल्हा खंड किस रासो ग्रंथ से विकसित माना जाता है? तो परमाल रासो। आज भी ये पूर्वांचल के और बुंदेलखंड के क्षेत्र में आल्हा खंड आज भी गाया जाता है, कुछ क्षेत्रों में। और इसमें क्या है तो ध्यान दीजिए, आल्हा उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्ण लड़ाई का वर्णन है परमाल रासो में। आल्हा खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने कराया? तो 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद में तत्कालीन जिलाधीश थे, उनका नाम था चार्ल्स इलियट। तो ये आपसे पूछा जाएगा और ये पूछा हुआ प्रश्न है। आल्हा खंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ध्यान दीजिए, वाटरफील्ड ने। आल्हा खंड लोकगीत के रूप में कहाँ गाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के वैसवाड़ा, पूर्वांचल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, अभी जो हमने ऊपर बताया था। आल्हा गीत किस ऋतु में विशेष गाया जाता है? ये बरसात ऋतु में। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना? तो ये था चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। अब देखिए, आल्हा खंड का एक छोटा सा पंक्ति आपके सामने आ रहा है, जो आज भी लोगों में चर्चा का विषय बना रहता है। 12 बरस ल कुकुर जीवे और 13 लौ जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिकार। यहाँ पे एक नायिका कहती है, मतलब छत्री की पत्नी, कि हे सखी, यदि मेरा पति बॉर्डर पे, आज के युग में बॉर्डर पे मारा गया होता तो मैं तो मतलब उसमें गौरवान्वित महसूस करती। यदि वहाँ से भाग आया होता तो मैं अपने सखियों को कैसा मुंह दिखाती। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। यह पंक्ति कहाँ की है? तो परमाल रासो के आल्हा खंड से है। जनश्रुति के अनुसार किस कवि और उसके आश्रयदाता नरेश का जन्म किस दिन हुआ था? तो ये इन दोनों में किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं, क्या है क्या नहीं है। तो दोनों एक साथ जन्म लिए थे, दोनों एक साथ संसार को छोड़ भी गए। वो दोनों कवि कौन थे? आचार्य थे, तो आचार्य जो है चंद्रबरदाई थे, पृथ्वीराज चौहान थे। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो का पूर्ण किसने किया? तो अभी आपने ऊपर एक पुस्तक देखा था, कमेंट के माध्यम से बताइएगा।
और उसको किसने पूर्ण किया था और इसको किसने बुड़कर ने। ये दूसरी पुस्तक है जो किसी के पुत्र द्वारा पूरी की जा रही। तो इनके पुत्र थे जल्लड़, जिनके हाथ में दे के ये चले गए थे। पृथ्वीराज रासो के सर्ग का अध्याय पृथ्वीराज रासो के सर्ग या अध्याय को क्या कहा जाता है। तो समय मिलाने के लिए यह प्रश्न यूजीसी नेट बहुत पूछता है, उसका बहुत फेवरेट प्रश्न है ये सब। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं, तो देखते हैं 69 69। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं तो श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु, जिसमें 3 भाई हैं, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाड। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं तो अप्रमाणिक तो आचार्य शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज, श्यामल दास, बुल्लर, गौरीशंकर, हीराचंद्र ओझा। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले, आपने देखा प्रमाणिक, उसके बाद अप्रमाणिक, अब अर्ध प्रमाणिक। अर्ध प्रमाणिक को याद कर लीजिए तो आप पकड़ पाएंगे। तो अर्ध प्रमाणिक अर्थात रासो की रचना पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्र ने किया था, किंतु उसका मूल रूप आज उपलब्ध नहीं है। तो मानने वाले विद्वान हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। यह मत किसका है कि चंद्र ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रासो की रचना की थी। तो ये माने हैं नरोत्तम दास स्वामी। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक किसने घोषित किया, तो डॉक्टर बुलर ने। और 1865 में पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखे। अब आपसे ये ग्रंथ बहुत पूछी जा सकती है तो ध्यान दीजिएगा। पृथ्वीराज रासो में किन 2 रसों की प्रधानता है, तो इसमें वीर और श्रृंगार की प्रधानता है। पृथ्वीराज रासो की भाषा है तो ब्रज मिश्रित राजस्थानी। ये प्रश्न कई बार बना है कि जो है कि डिंगल में कौन कौन सी भाषा है, तो याद रखिएगा ब्रज प्लस राजस्थानी डिंगल हो जाएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो की राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। कौन कहा, डॉक्टर बच्चन सिंह। पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप है तो प्रबंध महाकाव्य रूप है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो में लगभग कितने छंदों का प्रयोग हुआ है, तो 68। राजनीति पाइये, ज्ञान पाइये, सुजानिए, उकति जुगति पाइये, अर्थ घटी बड़ी अनमानी मानिए। तो यह पंक्ति किसकी है, तो पृथ्वीराज की है। उक्ति धर्म विशालस्य, राजनीति नवरस, खट भाषा पुराण छ, कुरान कथित माया। यह पंक्ति किसकी है, तो चंद्र बरदाई की है। समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। यह कथन किसका है, बच्चन सिंह का। इसमें मेन बात तो भारत का इतिहास भी दिखाया गया है। पृथ्वीराज रासो यहाँ पे एक चीज़ और आप देखिएगा, अगर आपको बहुत अच्छे से समझना होगा तो इसमें एक पिक्चर बनी हुई है, आप उन्हें जरूर देखिएगा पृथ्वीराज रासो के बारे में। आगे चलते हैं। संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य किसने लिखा, तो ये किसने लिखा, संस्कृत में पृथ्वीराज की सभा कश्मीरी एक जो है कि पंडित थे, उनका नाम था जयानक। ढोला मारूरा दोहा 19वीं शताब्दी में दोहों में रचित एक प्रेम काव्य है। कैसी काव्य है, प्रेम काव्य है। आगे चलते हैं। सोहरियो दुयो भलो भली मरवड़ की बात, जोर छाई झड़ भली तारो छाई रात। यह पंक्ति किसकी है और किसके बारे में कही गई है, तो ये ढोला मारूरा दोहा से है। 17वीं शताब्दी में किस कवि ने ढोला मारूरा दोहा में कुछ चौपाइयों को जोड़ा था, तो कुशल रायवाचक ने। सदा तरैया ना बन फूले, यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को, यारो सदा न जीवे कोय। पर यह पंक्ति किसकी है, तो भी आलाखंड से है, जहाँ तक आप जान पा रहे होंगे पढ़ने से ही। आगे चलते हैं। राउलवेल की रचना किसने की थी, रोडा कवि ने। और राउलवेल का समय है तो ये 10वीं शताब्दी। गद्य पद्य मिश्रित चंपू का प्रचलित है, तो राउलवेल। अब ये भी पूछा जाएगा कैसी कृति है, तो ये शिलांकित कृति है। और गद्य चंपू काव्य किसे कहते हैं, तो जहाँ पे गद्य और पद्य का मिश्रण हो और वो रचना की गई हो तो उसे क्या कहेंगे, चंपू काव्य। आगे चलेंगे। हिंदी में नख सिख
वर्णन कि श्रृंगार परंपरा की कृति से आरंभ होता है। तो ये है राउल बेल। नख शिक्षा मतलब है कि नायिका के नाखून से लेके सिर तक, मतलब पैर के नाखून से लेके सिर तक का उसके रूप रंग का वर्णन जहाँ होगा उसे क्या कहेंगे, रक्षिक वर्णन। राउल बेल की भाषा है तो लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश राजस्थानी प्रधान। खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं तो खुसरो। यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि आदिकाल के तो ये मान लीजिए खुसरो है खड़ी बोली के कवि, आधुनिक काल के तो यहाँ पे आधुनिक काल को पूछा जाएगा तो आप बताइएगा हरिऔध जी हैं। इनकी एक रचना है जिसे खड़ी बोली की मानी जाती है, कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार खुसरो ने कब रचना आरंभ किया था, तो 1340 से के आसपास 1268, ये संवत में दिया है और ये सन में दिया है। आगे चलते हैं। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो 100। कितनी है, 100। खालिक बारिक पहेलियाँ मुकरियाँ दो सुखने गज़ल के रचयिता कौन है, तो अमीर खुसरो जी। 1255 से लेके 1324 तक। आगे चलते हैं। इनका जन्म वो समय है। खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, एटा के पटियाला गांव में, कभी बार पूछा गया है। खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ में किसकी प्रधानता है, उक्ति वैचित्र की। पूछा जाता है खुसरो की क्या विशेषताएं हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सच मन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरुषी, जो मन हिंदू पुरुषता नाज गोयम। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। कथन किसका है, ये भी अमीर खुसरो का। अब देखते हैं थोड़ी सी खुसरो जी की पहेलियाँ, और ये बार बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी डायरी में, ठीक है। आगे चलते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके ऊपर औधा धरा, चारों ओर न थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका अर्थ क्या है, आकाश। आगे चलते हैं। नर एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, दिया और बाती। एक नार दो कौले बैठे, 1.5 हो के बिल में बैठे, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। पायजामा है। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा दर्पण। ब्रजभाषा में इनकी कुछ रचनाएं हैं, ध्यान दीजिए। चुक गई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ वह परदेसी, यमनार पिया को भानी, तब वाको सगराज्यो पानी। चास मास वाके नहीं ने, खाड़ हाड़ में बाके छेद, मोई अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। आगे चलते हैं। कुछ दोहे में इनकी पंक्तियां हैं जो पूछी जाएंगी। उज्जल बरन अधीर तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। गोरी सेवे सोच पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। मोरा जुबना नवेला भयो, गुड़ाल कैसे अगर दीनी कस मोही माल। सुनी से इन पर लागे, बिरहा अगिन मोहिडस उस भाग जाए। अब देखेंगे आप आदिकाल के कुछ रचनाएं और उनके रचनाकार। तो राउल बेल, रोडा कवि, उक्ति व्यक्ति विचरण, ये दामोदर शर्मा की रचना है। वड़ रत्नाकर, और ये जो है कि इसका समय सीमा पूछा जाएगा तो 14वीं शताब्दी से माने हैं। किसने, कौन से कवि माने हैं, तो द्विवेदी जी के अनुसार है। और ज्योतिश्वर ठाकुर मैथिली कवि थे। कीर्तिलता की भाषा, आगे चलेंगे देखिएगा। कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने क्या कहा है, तो ये बोलते अवहट्टा। विद्यापति प्राकृतिक पैंगलम के टीकाकार हैं, वंशीधर, ध्यान दें। विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिख नावली, विभाग सागर, शैव सर्वस्व, और गंगा वाक्यावली पदावली, ये तो बहुत प्रसिद्ध हैं। कुछ इनकी और रचनाएं, टोटल इनकी 14 रचनाएं हैं, जिनमें से अब नई नई रचनाओं को पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। मैथिल
कोकिल कहते हैं तो विद्यापति को कहते हैं। इनका जन्म 1350 से हुआ था, 1350 में, 1460 में इनका देहावसान हो गया। आगे चलिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक् कवि किसे माना? तो विद्यापति को। विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के संदर्भ में यह कथन किसका है? ये देखेंगे, कई बार पूछा हुआ है शुक्ल जी का कथन। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। कथन किसका है? शुक्ल जी का। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये ग्रियर्सन ने। विद्यापति को रहस्यवादी ग्रियर्सन जी ने कहे थे। और पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा? तो निराला ने। यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए। अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नवक विशेखर आदि उपाधियां किस कवि की हैं? तो विद्यापति के हैं, ध्यान दीजिए। अभिनव है, जयदेव है, मैथिल कोकिल, कई बार पूछा हुआ है। जनश्रुति के अनुसार किस कवि के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर मूर्छित हो गए थे? तो ये हैं विद्यापति। विद्यापति को वैष्णव भक्त विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि मानने वाले प्रमुख विद्वान, तो आप देखेंगे तो ये है बाबू ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास। विद्यापति के पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानने वाले प्रमुख विद्वान, तो ग्रियर्सन, नागेंद्रनाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वान। देखिए यहाँ पे भी विवाद खड़ा हो गया है, ध्यान दीजिएगा, यहीं से तो प्रश्न बनते हैं। तो ये हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्र झा, रामकुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। एक प्रश्न ऊपर था, आप ध्यान दीजिए। विद्यापति के पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानने वाले प्रमुख विद्वान, तो पदावली के बारे में है, तो ये है ग्रियर्सन, नागेंद्र गुप्त, जनार्दन झा। दूसरा प्रश्न है विद्यापति के शुद्ध श्रृंगारिक कवि मानने वाले प्रमुख विद्वान, तो हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्र झा, रामकुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। विद्यापति के दरबार के कवि हैं तो तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह। आगे चलें। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसत धूलि तनु भरई। पंक्ति किसकी है? तो विद्यापति की। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वान, प्रमुख विद्वान कौन है? तो गुलेरी जी, राहुल संकृत्यान, आचार्य शुक्ल। अपभ्रंश हिंदी नहीं है, इस मत को मानने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चूंकि व्याकरण अभी स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं, इनका स्पष्टीकरण नहीं है, आगे देखिए। चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी के भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। यह मत किसका है? तो रामविलास शर्मा का है। आगे चलते हैं। गाथा को प्राकृत का तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद किसने माना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। पज टीका अरिल, ये पूछा हुआ था, अरिल किस जो है कि का छंद है, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया था अपभ्रंश, आदिकाल, बहुत 4-5 ऑप्शन था, तो ध्यान देंगे तो एक कड़वक, तो ध्यान दीजिए। पच झटिका अरिल, उनसे बने कड़वक आदि किस भाषा के बहु प्रचलित छंद थे? तो ये छंद किसके थे? तो अपभ्रंश के थे। आदिकालीन हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद दोहा है। आदिकालीन रासो काव्य के प्रमुख छंद हैं तो छप्पय, तोटक, तोमर, पद्धति और नाराज, याद रखिएगा। डिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता है? तो वीर रस की रचनाओं में। पिंगल शैली का प्रयोग होता है तो कोमल भाव, इसमें क्या होती है? थोड़ा करवाहट कम होती है। प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र संबंधी पुस्तक है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश की स्फुट रचनाएं जो 21वीं से लेकर 14वीं सदी तक लिखे हो सकते हैं, संग्रहित हैं। कहाँ संग्रहित हैं बताइए? इसका संग्रह काल भी पूछा जाएगा, तो बताइएगा 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध बताया गया है। सुनीत कुमार चटर्जी इसे 15वीं शताब्दी के आरंभ का संग्रह कहते हैं। आगे चलते हैं। अपभ्रंश नाम किस शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा था? तो 7वीं शताब्दी।
साधारणतः अपभ्रंश का काल माना जाता है 6 से 13 शताब्दी ईस्वी तक। आदिकाल में साहित्य रचना की कितनी धाराएं हैं? तो संस्कृत साहित्य, प्राकृत, अपभ्रंश, देश भाषा साहित्य या तो हिंदी, इसी को हिंदी कहते हैं। देश भाषा साहित्य का ही दूसरा नाम हिंदी है। सहजीय संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो सरहपा ने। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक संस्कृत अध्ययन के केंद्र रहे तो कन्नौज और कश्मीर। हिंदी साहित्य का प्रमुख केंद्र है श्री पर्वत। सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा कहलाती है संध्या भाषा, कई बार पूछा हुआ है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? तो ये नाम दिए थे मुनिदत्त तथा अदैत्य वज्र ने। आदिकाल का अधिकतम साहित्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान से। गेय पदों की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई है? सिद्धों से। उलटवासियों का पूर्व रूप हमें किसकी भाषा में मिलता है? तो सिद्धों की, और इसका दूसरा नाम है संध्या भाषा। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो ये है शालिभद्र सूरि का कृत भारतेश्वर बाहुबली। सॉरी दोस्तों, ट्रेन आ गई है, थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। जैन साहित्य में आचार शैली के काव्यों में घटनाओं के स्थान पर किसने प्राथमिकता दी गई है? तो उपदेशात्मकता का। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र और वैष्णव अवतारों के कथाएं जैन आचार्यों के आवरण में किस नाम से पद्यबद्ध की गई हैं? तो रास नाम से। चौपाई में पहली बार बारहमासा का वर्णन कहाँ से मिलता, किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो ये विनय चंद्र सूरीकृत नेमीचंद चौपाई में। और ये रचना कब की है? तो 1200 ईस्वी की है। देवसेन कृत दब्ब सहाय प्रयास दब्य स्वभाव प्रकाश का गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरित किसने किया? तो माइल धवल ने। तो दोस्तों आज यही तक रहेगा। एक दो प्रश्न और देख लीजिए। नेमीचंद जैन चिरऊ किसने लिखा? तो हरिभद्र सूरि ने। प्राकृत पैंगलम में किन कवियों की रचनाएं मिलती हैं? तो बब्बर, विद्याधर और जंजल हर ब्रह्मन का। तो आज दोस्तों यहीं तक देखेंगे, इसके आगे से हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। यदि वीडियो व्याख्यान पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इस पुस्तक को पूरा करा सकूं। धन्यवाद दोस्तों।